तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 362 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नाइट एम्पायर को एक सीक्रेट जगह का पता चला होता है, जो कि वो आके लू फेंग को इस बार में बताते हैं, जिसके बाद वो पियर्सिंग टाइगर के साथ मिलने जाते हैं ताकि उनके साथ भी ये प्लान का चर्चा करके वहाँ से ट्रेजर लिया जा सके। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दूसरे कॉन्टिनेंट के साइड पे दिखाया जाता है, जहाँ पे पियर्सिंग टाइगर एम्पायर और उनके टीम वहाँ पे रुके हुए थे, जो कि एक माउंटेन का केव हुआ करता है। अब देखने से तो वो एक नॉर्मल सा केव था, लेकिन वो बहुत ही अंडरग्राउंड मौजूद था। और हमें उसी अंडरग्राउंड केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फेंग, नाइट एम्पायर, पियर्सिंग टाइगर एम्पायर वहीं पे खड़े थे। अब बताया जाता है कि पियर्सिंग टाइगर एम्पायर असल में ह्यूमन प्रजाति से नहीं मौजूद थे, लेकिन वो ह्यूमन कैंप में थे, इसलिए वो उन दोनों पे विश्वास किया करते थे। वहाँ पे हमें पियर्सिंग टाइगर एम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि यंग और नाइट एम्पायर से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे किस काम से आए हो। जिसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ तुमने कहा है कि मेंटली कम्युनिकेट करने के लिए, क्या यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे नाइट एम्पायर कहते कि हाँ, तुमने सही समझा, यहाँ पे बहुत ही बड़ा खजाना हाथ आने वाला है। और वही जो लू फेंग को उसने कहानी सुनाई होती है, वही उन्होंने इसको भी कहानी सुना देना था। अब ये सुनकर उसे भी विश्वास नहीं होता कि क्या सच में मुझे विश्वास नहीं होता। तो नाइट एम्पायर कहता है कि हाँ, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ है। जिसके बाद वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि मैं टेलीपोर्टेशन में प्रोफिशिएंट हूँ, और पियर्सिंग टाइगर तुम स्पेस लॉकडाउन और अटैक में प्रोफिशिएंट हो, वहीं पे यंग फ्लाइंग में प्रोफिशिएंट है। और जब हम तीनों मिल पाएंगे तो वहाँ पे हम आराम से उन सब ट्रेजर्स को ले सकते हैं। और यहाँ पे नाइट एम्पायर उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं कि वहाँ पर जितना भी ट्रेजर्स मिलेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2:1:1 होगा। जितना भी होगा 4 में से 2 मैं लूँगा, एक तुम लोगे एक तुम लोगे। और ऐसे ही वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब पियर्सिंग टाइगर लू फेंग की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों हामी भर देते हैं कि हम लोग आपकी बातों से सहमत हैं, हम इस ट्रेजर का डिस्ट्रीब्यूशन आपके मुताबिक ही करेंगे। जिसके बाद नाइट एम्पायर भी इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे वो जानता था कि ये दोनों बंदे कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं हैं। अब नाइट एम्पायर को भी इस बारे में पता था कि अब यहाँ पर नाइट एम्पायर उन दोनों के बारे में जान चुका था, क्योंकि उन दोनों के पास जो स्ट्रेंथ थी वो किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं हो सकती थी। और वो जान गए थे कि इन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ह्यूज है। इसी कारण वो यंग और पियर्सिंग टाइगर एम्पायर को अपने साथ ले जाने के लिए इच्छामंद है, नहीं तो वो किसी और बंदे को भी ले जा सकते थे। अब इन सब के बारे में बात करने के बाद नाइट एम्पायर अपने पास से टालिस्मान को निकालता है, जो कि उसे वही सैक्रिफाइसल टावर से मिला होता है, और वो उन दोनों की तरफ देता है। अब दिखाया जाता है उस टालिस्मान को, जो कि 2 ट्रायंगुलर क्रिस्टल जैसे होते हैं, और उस पर कई सारे कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग्स बने हुए होते हैं, जो कि अर्थ पे मौजूद जेड की तरह ही होते हैं। जिसके बाद नाइट एम्पायर कहते हैं कि जब ये तुम यहाँ पे इसमें अपने स्पिरिट इम्प्रिंट को डालोगे तो तुम इस जेड के मास्टर बन जाओगे, और तुम ही इसकी मदद से अंदर जा सकते हो, नहीं तो कोई और नहीं जा सकता है। जिसके बाद दिखाया जाता है पियर्सिंग टाइगर एम्पायर को, जो कि उसमें अपने स्पिरिट इम्प्रिंट को डालता है, और उसमें देखता है कि उसमें तो कई सारे स्पेस लॉ और वाटर लॉ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस थे। अब यहाँ पे वो उसी टालिस्मान को एग्जामिन करने लगता है, और लू फेंग भी अपने स्पिरिट एनर्जी को उसमें अंदर डालता है, और अपने स्पिरिट इम्प्रिंट को उसके अंदर छोड़ता है, और वो सीधा जाके लू फेंग के स्किन के साथ जुड़ जाता है। और दिखाया जाता है कि ये एक सोल मार्क की जैसे ही है, जो कि उसके सोल से मिल चुकी है। अब यहाँ पे पियर्सिंग टाइगर भी उसे अपने पास रख लेता है, और नाइट एम्पायर कहते हैं तो चलो ये सब हो गया तो हम लोग चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों वॉरियर्स ह्यूमन कैंप से इंस्टेंटली गायब हो जाते हैं, और एक डीप अंडरग्राउंड जो कि ट्रिलियन किलोमीटर दूर होता है ह्यूमन कैंप के, वहाँ पे आ जाते हैं। और अब फिर हमें उसी डीप अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आते ही लू फेंग वहाँ के स्पेस रैप को फील कर सकता था, और एक ही ब्लिंक ऑफ आई में वो लोग वहाँ के अंडरग्राउंड केव में आ जाते हैं। अब जैसे ही लू फेंग वहाँ पहुँचता है, लू फेंग
लूफेंग शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ मड में कवर था, वहाँ पे चारों तरफ कीचड़ था जो कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मीटर में फैला हुआ था और वहाँ पे बहुत ही बड़ा एंट्रेंस मौजूद था। अब देखा जाए तो इन सबको ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे मौजूद हुए, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्टली अनडैमेज खड़े हुए, इस पे थोड़ा सा भी खरोच नहीं लगा हुआ। जिसके बाद लूफेंग बबाता से कहता है कि बबाता इसको स्कैन कर, तो हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे जितने भी मर्ड हैं वहाँ से लेकर 20 किलोमीटर एरिया तक को स्कैन कर पा रही हूँ, वहाँ तक भी अच्छे से स्कैन नहीं हुआ है। तो ये सुनकर लूफेंग भी शॉक हो जाते कि क्या मिनी स्कैनर भी इसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब जितना तक लूफेंग ने सुना था कि ये टावर्स को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि नाइट के गॉड एनर्जी भी इन सब को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लूफेंग अभी इसकी फुल पावर को समझ पा रहा होता है। अब पियर्सिंग टाइगर वॉइस को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं यहीं पे हूँ लेकिन फिर भी मेरी गॉड एनर्जी इसको डायरेक्ट नहीं कर पा रही है। जिसके बाद वो आगे कहती है कि मेरी गॉड एनर्जी यहाँ के सिर्फ वही कीचड़ और रॉक्स को ही पिकअप कर पा रही है, यहाँ पे मैं और भी किसी चीज़ को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो नाइट एम्पर स्माइल करते हुए कहते हैं कि सैक्रिफाइसल टावर यही तो इसका मिस्टीरियस और खास बात है, यहाँ तक कि नाइट भी इसको फाइंड नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक सर्वाइवल बेस है जो कि किसी भी इम्पोर्टेंट लोग के लिए भागने का जरिया है, इसलिए तो ये इतना मिस्टीरियसली बनाया गया है, नहीं तो आखिर ये सैक्रिफाइसल टावर ही क्यों बनता। लूफेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कई सारी लाशें भी होती है जो कि 2.6 मीटर लंबी होती है जो कि जेड के जैसी थी और उसके 6 आर्म्स से टकला था, उसमें से भी अभी भी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी जो कि एक अंडाइन की एनर्जी थी। अब देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर बीत चुके थे लेकिन फिर भी उस अंडाइन के बॉडी से वो एनर्जी निकल रही थी और इन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक में वो सरा नहीं था। अब दिखाया जाता है पियर्सिंग टाइगर को जो कि आगे बढ़ते हैं और वो कहता है कि ये पावरफुल थोड़ा सा है, यहाँ पे जो अंडाइन एनर्जी निकल रही है ये इसके गॉड एनर्जी से निकल रही है, तो ये जरूर एक एम्पर रहा होगा। तो नाइट एम्पर भी उसकी बॉडी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक एम्पर है। और यहाँ वो बताते हैं कि ये टावर असल में 6 एम्पर के द्वारा चलाया गया था और जब वो भागे थे तो यहाँ पे वो एक एक तलिस्मान को छोड़ दिए थे जो कि 6 लोगों के लिए था। और जहाँ तक अभी मुझे लगता है कि ये लोग मरे थे तो यहाँ पे उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ होगा। तो लूफेंग भी उसकी बॉडी को केयरफुली एग्जामिन करता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बॉडी को जिसमें कि आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो मरने से पहले उसमें एंजाइटी थी, उसकी आंखें बहुत ही चौड़ी खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में वो मारा गया होगा और ये एक सडन डेथ के जैसा है। और दिखाया जाता है नाइट एम्पर को जो कहते हैं कि ये बहुत ही जल्द मारा गया है, लेकिन देखा जाता है एक एम्पर को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे ये इतनी आसानी से मारा गया है। यहाँ पे इसका आर्मर भी कम्प्लीटली अनडैमेज है और वो आगे कहता है कि जरूर यहाँ पे नाइट के ग्रुप आए होंगे जो कि पाइनिकल रेसेस के होंगे और उन्होंने अपने सोल अटैक्स को यूज किया होगा और एक ही साथ में यहाँ पे पूरे के पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया होगा और इसी कारण ये 6 एम्पर भी एक ही झटके में मारे गए होंगे। तो लूफेंग भी इसमें हामी भरता है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे ऐसे ही जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। नाइट एम्पर, पियर्सिंग टाइगर और लूफेंग एंट्रेंस के बाहर ही खड़े होते हैं और वहाँ पर वो अभी एनिमी का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि एनिमी के पास ही अभी 3 तालिस्मान मौजूद थे और जब तक 6 तालिस्मान नहीं हो जाते तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। और यहाँ पे तभी नाइट एम्पर कहते हैं कि यहाँ पे वो लोग बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अब लूफेंग और पियर्सिंग टाइगर वहाँ पे अपने पैरों को क्रॉस करके वहाँ पे वो सब उन सब का वेटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे 3 बंदे और अपीयर हो जाते हैं और वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि पियर्सिंग वॉइस होती है और वो उन सब से कहते हैं कि नाइट एम्पर तुम यहाँ पे ज़रूर बहुत ही जल्दी पहुँच गए हो। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ब्लैक और गोल्ड स्केल स्नेक लाइक क्रिएचर जो कि 3 मीटर लंबा होता है वहाँ पे आ जाता है
और वो आते ही उन सबसे कहता है कि तो ये दोनों बंदे हैं जिसकी तुमने मदद ली है। अब दिखाया जाता है कि उसकी आवाज़ बहुत ही ब्रूट होती है जो कि पियर्सिंग टाइगर एम्पर के जैसे ही होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब उन सब की तरफ देखने लगते हैं और उस बंदे को देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं पियर्सिंग टाइगर एम्पर होगा। अब यहाँ पे उन्होंने लू फेंग को कभी भी नहीं देखा होता है क्योंकि यहाँ पे वो लू फेंग के बारे में नहीं जानते हैं। जिसके बाद नाइट एम्पर उन तीनों बंदों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो मैं इन सबको तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जिसके बाद वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं हूँ नाइट एम्पर। जिसके बाद एक पावरफुल वॉइस आती है जो कि पियर्सिंग टाइगर की होती है जो कहते हैं कि मेरा नाम है पियर्सिंग टाइगर एम्पर। जिसके बाद लू फेंग अपना परिचय देते हुए कहता है कि मुझे अभी एम्पर का टाइटल नहीं मिला है और मेरा नाम यांग है। जिसके बाद वो तीनों एनिमी की तरफ देखने लगते हैं और वो तीनों एनिमी भी लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन सबको देखने लगता है। लू फेंग एक ही झटके में पहचान जाता है कि उनमें से दो बंदा की चिंग रेस से था और यहाँ पे एक और बंदा गोल्ड कैंग एम्पर यानी मेन कॉन्टिनेंट के जैसा ही दिख रहा था। और यहाँ पे लू फेंग उन सब के बारे में अच्छे से जान चुका था क्योंकि लू फेंग ने कई सारे प्रजाति पे अच्छे से रिसर्च भी की होती है। अब दिखाया जाता है कि उन दोनों की चैंग वॉरियर्स में से एक 3 मीटर लंबा होता है वहीं पे एक 1.6 मीटर लंबा होता है। नाइट एम्पर जोर से कहते हैं कि हमने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है, आइस ब्लेड तुम्हारे साइड में अब कौन कौन है। जिसके बाद 3 मीटर कियांचिंग वॉरियर बहुत ही वियर्ड तरीके से हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम है आइस ब्लेड। जिसके बाद 1.6 मीटर टॉल कीचिंग एम्पर कहता है कि मुझे लोग पर्पल क्लॉक एम्पर से जानते हैं। दिखाया जाता है कि वो स्किनी बंदा जैसा था लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दम था। अब दिखाया जाता है हमें तीसरे बंदे को जो कि एक बहुत बड़ा बीस्ट के जैसा था और वो भी पियर्सिंग टाइगर के जैसा ही टॉल था और वो कहता है कि मेरा नाम है गोल्ड कैंग एम्पर। अब दिखाया जाता है कि उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा थी और उसमें से भी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। यहाँ पे दो कैंप्स मौजूद है, एक तो ह्यूमंस की और दूसरा ऑटोमन की। और नेचुरली ह्यूमंस में कोई भी ऑटोमन रेस के बंदे नहीं थे क्योंकि ऑटोमन रेस के वो उनके दुश्मन थे। अब जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आइस ब्लेड को जो कि एनिमी साइड से होते हैं। वो कहते हैं कि जबकि हमने आपस में इंट्रोड्यूस करा लिया है तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं। जिसके बाद नाइट एम्पर भी कहते हैं तो चलो चलते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को, पर्पल क्लॉक और आइस ब्लेड को जो कि साथ में जा रहे होते हैं। उसी के साथ में अपना दूसरा टीम लू फेंग, पियर्सिंग टाइगर और नाइट एम्पर वो सभी एक साथ अंदर जाने लगते हैं। अब वो सभी एंट्रेंस के पार पहुंचते हैं और वहां पे दिखाया जाता कि वो एंट्रेंस बहुत ही लंबे टाइम से बंद था और जैसे ही आइस ब्लेड उसे छूटा है वहां पे ऐसा महसूस होता है कि वहां पे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और आइस ब्लेड भी वहां पे अंदर जाते हैं। नाइट एम्पर भी ऐसे ही करते हैं और जब लू फेंग और बाकी सब ऐसे ही अंदर जाते हैं तो वो लोग अंदर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, एक दूसरे पे ध्यान रहने लगते हैं। अब लू फेंग उसे जैसे ही छूटा है तो वो कहता है कि ये कितना ही अजीब है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी वाटर को छू रहा हूँ। अब सीन चेंज कर हमें दिखाया जाता है उन 6 एम्पर लेवल स्ट्रेंथ वाले वॉरियर्स को जो कि एक बड़े से पार्ट वे जो कि 1 किलोमीटर जितना लंबा होता है उसके सामने खड़े होते हैं। अब यहाँ पे वो सभी आपस में बोलते हैं कि इन ट्रेजर्स को पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अब दिखाया जाता है हमें अपनी टीम को जहाँ पे वो सब बात कर रहे होते हैं। अब लू फेंग उन तीनों टीमों की तरह देखता है जो कि उसके एनिमीज होते हैं। लू फेंग सोचता है कि ये आइस ब्लेड एम्पर ये असल में हाई एम्पर है जो कि इतना थ्रेटेड नहीं है, लेकिन गोल्ड कैंग वो यहाँ पे क्रिनोड वॉरियर से मेन कॉन्टिनेंट का जिसकी एम्पर लिमिट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अब दिखाया जाता है पियर्सिंग टाइगर को जो कि मेंटली कम्युनिकेट करते हुए सबसे कहते हैं कि यांग नाइट यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे गोल्ड कैंग से सामना होगा। तो नाइट भी लू फेंग और पियर्सिंग टाइगर से कहते कि हाँ तुमने सही कहा, ये आइस ब्लेड वो भले ही मुझसे कमज़ोर हो और मैं जानता हूँ कि मैं उसको संभाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे गोल्ड कैंग वो अपने एम्पर लिमिट पे है और उसको संभालना तो मुश्किल हो सकता है। अब एम्पर लिमिट वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, समझ लो तो एम्पर लिमिट अनडाइन का फाइनल लिमिट होता है। अब यहाँ पे वो तीनों स्ट्रेस
फील कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि एक एम्पर जो कि अनडाइंग बीइंग में होता है उसके नॉर्मली 3 फॉर्म होते हैं, वो सभी स्ट्रेंथ पे मौजूद होते हैं। पहला तो लो, फिर हाई, फिर पाइनेकल। अब एक लो एम्पर बॉडी नॉर्मली 10,000 सेक्टर लॉट्स के स्ट्रेंथ को अपने अंदर समाये रखता है, और वहीं पे एक हाई एम्पर वो 30,000 सेक्टर लॉट्स के स्ट्रेंथ को अपने अंदर समाये रखता है। वहीं पे बात करें पाइनेकल एम्पर, तो उसकी जो पावर होती है वो 1,00,000 टाइम ज़्यादा होती है किसी भी सेक्टर लॉट पाइनेकल बंदे से, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक बंदा जब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, जब तक कि वहाँ पे कोई मिरेकल ना हो, जब तक कि वो 1,00,000 सेक्टर लॉट के स्ट्रेंथ को क्रॉस न कर सके, यहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एम्प्रेस के अंदर भी कई सारे बॉडी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स मौजूद थे, जैसे लू फेंग के पास अपनी गोल्डन और बीस्ट की डेटीज ऑफ वर्ल्ड और बीस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग, जिसके कारण लू फेंग की जो एम्प्लीफिकेशन पावर होती है वो 20 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही ट्रू यान के पास भी गॉड जेंडर इनहेरिटेंस मौजूद थी, और यहाँ पे एम्पर के पास भी अपनी अपनी स्ट्रेंथनिंग की पावर हो सकती है, जिसके कारण उन सब की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे फिर से वही पिछली बातों को दोहराया जाता है, जो कि गॉड इनहेरिटेंस के बारे में थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो इन सबको मैं स्किप करता हूँ। आपने इन सब के बारे में पहले ही जान रखा होगा। और अब फिर हमें यह बताया जाता है कि यही एम्पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड गैंग से ही खतरा होने वाला है, और अब फिर वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे वो उन सब के बारे में हर एक चीज़ डिटेल्स में बात कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो उन सब के पास भी एडवांटेज थी, जो कि टेलीपोर्टेशन की थी। लू फेंग के पास यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की स्पीड थी, और यहाँ पे वो सब आगे में बात कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग की टीम नहीं, वहाँ पे जो एनिमी भी होता है वो भी यहाँ पे सेम स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहा होता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे होते हैं, और आखिर आया जाता है होने वाला है। दोनों के दोनों अपोजिट टीम बहुत ही फ्रेंडली मैनर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों टीम बहुत ही ज़्यादा कॉशियस थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एनिमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे वो लोग एक साथ जा रहे थे ताकि वो कोर के एरिया में जा सके, और यहाँ पे वो लोग अपने आप में ट्रूस मेंटेन किए हुए थे। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे वो लोग ट्रूस के लिए फाइट तो जरूर करते हैं। यहाँ पे पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग की तरफ घूर कर देखते हैं, और यहाँ पे लू फेंग भी उन सब की तरफ देख रहा होता है। अब यहाँ पे वो सब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो लू फेंग देखता कि वहाँ पे कई सारी लाशें मौजूद थी, जो कि बहुत ज़्यादा मौजूद थी। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर वाइड 3 किलोमीटर लंबा वहाँ पे कोर मौजूद था, और वहाँ पे जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा 10,000 ऑफ किलोमीटर में फैला हुआ था, और वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा था। अब दिखाया जाता है कि वहाँ जितनी भी बॉडी थी वो सारी अनडाइंग बॉडीज थी, और वहाँ पे बोन्स जो बचे हुए थे वो सभी सेक्टर लॉर्ड्स लेवल के बोन्स मौजूद थे। और बात रहे वहाँ डोमेन लॉर्ड और यूनिवर्सल लेवल की, तो वहाँ पर तो कुछ नहीं था, वो सभी सड़ चुका था, और लू फेंग उन सारी बॉडीज को देख पा रहा होता है। और यहाँ पर इन सब को देखकर वो सब अंदाजा लगा पा रहे थे कि ये सभी किसी नाइट का किया धरा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर वो एक ही झटके में कैसे मारे जा सकते हैं। अब हमें पियर्सिंग टाइगर को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग से कम्युनिकेट करके बोलता है यांग, तो लू फेंग भी उसकी तरफ देखता है। अब दिखाया जाता है कि पियर्सिंग टाइगर एम्पर लू फेंग से कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे जितने भी है, हमने जितने भी लाशों को देखा वहाँ पर कोई भी स्पेस रिंग या वर्ल्ड रिंग, यहाँ तक कि वेपन्स भी नहीं मौजूद है। तो लू फेंग यहाँ पे समझ जाता है कि वो क्या कहने की बात कर रहे हैं। अब नाइट एम्पर और आइस ब्लेड, और यहाँ पे लू फेंग समझ जाता है कि नाइट एम्पर और आइस ब्लेड यहाँ पे जरूर आए होंगे, और जितने भी वेपन्स और स्पेस रिंग्स होंगे उन सबको ले लिए होंगे। अब देखा जाए अनडाइंग के स्पेस रिंग और वेपन्स को, ये सभी इतना ज़्यादा है कि कोई भी इससे अमीर बन सकता है। अब पियर्सिंग टाइगर सीधे सीधे नाइट एम्पर से पूछ देते हैं कि आखिर तुम्हारा कलेक्शन कैसा रहा, तो जिसके बाद वो भी डायरेक्टली बोल देता है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 एम्पर्स के कॉर्प्सेस को ही ढूंढ पाया हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ और भी नहीं मिला। जिसके बाद पियर्सिंग टाइगर कहता है कि तुम अभी भी कंप्लेन कर रहे हो, जबकि तुमने सब कुछ यहाँ से लूट लिया है। अब यहाँ पे वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो दोनों टीम दम कोर के एरिया के एंट्रेंस के पास भी पहुंच जाते हैं। अब दिखाया जाता है लू फेंग को, जो भी वहाँ पे 6 एजेस स्टार के एंट्रेंस पे आ चुका होता है। हमें एंट्रेंस को दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे एजेस होते हैं और उसमें पाथवे बने हुए होते हैं और पाथवे पे भी लाइट ग्लो कर रहा होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद नाइट एम्पर को दिखाया जाता है जो सबसे कहते हैं कि यहाँ पे जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन को जमा किया है, यहाँ पे जो 6 रास्ते हैं वो अलग अलग 6 दिशाओं में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग किसी एक बैरियर्स की तरफ ही जा सकते हैं और हमारे पास तालिस्मान है तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो आइस ब्लेड कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, हर एक पाथवे में कई सारे लेयर्स मौजूद है। नॉर्मल ऑफिसर तो इन सब के बैरियर्स के आगे जा भी नहीं सकते हैं, यहाँ पे हमें खुद से जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें कीचैंग रेस को दिखाया जाता है जो कि आइस ब्लेड की तरफ देखकर कहते हैं कि आइस ब्लेड क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? इन सभी रास्तों में से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें से कोई भी वीक नहीं है। क्या हो अगर यहाँ पे कोई स्पेशल अटैक हो या फिर यहाँ पे हम मारे जाए तो? पियर्सिंग टायर कहते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अंदर मत जाओ और लू फेंग भी उन सबसे कहता है डरपोक और नाइट एम्पर भी उन सबसे कहता है कि आइस ब्लेड लगता है कि तुमने जितने भी हेल्पर्स को बुलाया है वो सभी कवर से डरपोक है। अब यहाँ पे ह्यूमन साइड उन सब का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि इससे गोल्ड कैंग, आइस ब्लेड, पर्पल क्लॉक ये सभी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें उन सब से नफरत होने लगती है जिसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग और ह्यूमन साइड के जितने ही बंदे होते हैं वो सभी सीक्रेटली आपस में बात कर रहे होते हैं और नाइट एम्पर भी कॉन्फ्रेंस से कहते हैं कि रिलैक्स करो, यहाँ पे मैं इन सारे रास्तों को लीड करूंगा। जिसके बाद लू फेंग भी कॉन्फिडेंट होता है, वो कहता है कि हाँ मेरे पास भी साउ विंग्स और जिन्नर आर्मर है और यहाँ पे इन सब के पास इतनी एनर्जी नहीं है जो कि मुझे मार सके और यहाँ पे अगर उसकी अर्थ बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो जिसके बाद पियर्सिंग टाइगर यहाँ पे नाइट एम्पर पे ट्रस्ट कर देते हैं और कहते हैं नाइट एम्पर मैं भी तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों पार्टी आपस में कन्वर्सेशन खत्म करते हैं और यहाँ पे वो आ चुके थे तो आके कैसे पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों टीम फैसला करते हैं कि वो सभी अंदर जाएंगे। यहाँ पे ह्यूमन साइड के जितने भी बंदे होते हैं वो अलग एंट्रेंस में जाते हैं और यहाँ पे 6 रास्ते थे जो कि 6 वॉरियर्स के लिए होते हैं। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने विंग्स को निकालता है, अपने आप को कवर कर लेता है और वहाँ पे अंदर चला जाता है और दिखाया जाता है कि वो जैसे ही वो पास होता है उसे वैसा ही महसूस होता है जैसा कि एंट्रेंस पे हुआ था, जैसे कि वो पानी का कोई लेयर बना हुआ है जो कि लू फेंग के स्ट्रेंथ को भी ना रोक सका। और फिर दिखाया जाता है कि वो सभी अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और वहाँ पे कई सारे लेयर्स मौजूद होते हैं। अब दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो लेयर्स को पास आउट करते हैं वैसे वैसे वो लेयर्स पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और लू फेंग की जो अर्थ बॉडी थी उसके बॉडी में भी 10,000 सेक्टर लॉर्ड स्ट्रेंथ मौजूद थी, जिसके कारण लू फेंग बड़ी आसानी से उस किनारे की ओर आ जाता है और एक दीवार के बाद दीवार आती जा रही होती है और जैसे लू फेंग वहाँ पे अंत में पहुँचता है तो लास्ट में ट्रायंगुलर स्लॉट होता है दीवार पे मौजूद और लू फेंग जिसके बाद अपने उसी टालिस्मान को उसी जगह पे रख देता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या वो लोग उन साइड ट्विस्ट को ले पाते हैं या फिर नहीं? क्या लू फेंग को इसमें अपने ट्रम्प कार्ड को रिवील करना पड़ता है या फिर नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।